बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए, तो टॉपिक हमारे पास चल रहा था डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन में लास्ट क्लास में मैंने बात शुरू की थी आपसे अदर मेथड्स की। बेटा बात ना करो, यही किया था बेटा? असाइनमेंट मिल गया सबको? चलिए एक काम करें, कुछ पढ़ना शुरू करिए मेरे साथ साथ। पेज नंबर 5 पर आइए। 5 जो असाइनमेंट दिया है मैंने आपको, उसमें आइए लास्ट पर। जो लास्ट क्लास में कवर किए थे हमने पढ़ लिए थे सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करते थे उसमें बताइए। उस मेथड के पीछे अजम्पशन क्या थी कि हाँ साल दर साल डेप्रीसिएशन कम लगेगा, लेकिन हाँ ये जो कम होगा ना ये सेम अमाउंट से कम होगा। WDV में क्या होता था? सेम रेट से कम होता था। बोलो इस बार सेम अमाउंट से कम होगा। पढ़िए, इन दिस मेथड, बेटा मिल गया? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड मिल गया? इन दिस मेथड डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग लाइफ। सर ये क्या मतलब हुआ? देखना बेटा, एसेट 5 साल चलेगी, बोलो आपको रेशो यूज करना है। कौन सा रेशो यूज कर लें? रेशो यूज कर लीजिए रिमेनिंग लाइफ का। एसेट फर्स्ट ईयर में है, इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 1 साल बीत गया, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3, 2, 1। बस इसी रेशो को यूज कर लीजिए। ये लिखा हुआ है, पढ़ो फिर से। इन दिस मेथड depreciation is calculated in the ratio of remaining life if the asset in the beginning of that year to the sum of digits of the life remaining for all the years। बेटा क्लियर हो रही है बात? कैसे निकालोगे डेप? जितना भी रिमेनिंग लाइफ थी साल के शुरू में 5, जितने भी रिमेनिंग लाइफ का सम है 15 इंटू जो भी डेप्रीशिएबल अमाउंट है। बेटा बोलो यही तो किया हमने, कोई नई बात थोड़ी ना है। आगे आइए, मशीन आर मेथड। इससे पहले इसमें क्या करते थे? व्हाट इज द अजम्पशन बिहाइंड दिस मेथड? अजम्पशन ये थी, ये मेथड बोलता था क्या बात कर रहे हो, लाइफ कोई साल में थोड़ी ना, कुछ एसेट तो ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन आवर्स यूटिलाइज्ड। जितने आवर्स यूटिलाइज होते जाएंगे उतनी उसमें घिसावट आती जाएगी, उनकी लाइफ ही आवर्स में है। ठीक, तो ऐसे में मशीन आर रेट मेथड इज टू बी अप्लाइड। जरा पढ़ना। इन दिस केस द लाइफ ऑफ द मशीन विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव और प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। वैसे हमेशा ईयर्स में दी होती थी लाइफ, इस बार किस में दी हुई है? आवर्स में दी हुई है। तो डेप पर मशीन आर, डेप्रीसिएशन का रेट कैसे आएगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप। ये कॉस्ट माइनस स्क्रैप का एक दूसरा नाम था डेप्रीशिएबल अमाउंट। बोलो बेटा, और उसमें से जितना डेप लग गया हो, अमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट, जितना लगना बाकी हो। आगे हैं तो डेप्रीशिएबल अमाउंट अपॉन टोटल लाइफ इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स। इसकी चर्चा कर ली हमने। चलिए और देखें इसके बाद। एक हमने पढ़ा था यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, उसमें क्या था जरा याद कराना मुझे। भाई कई बार क्या होता है, लाइफ ऑफ द मशीन इज
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कि भाई उस पर लिखा हुआ है मशीन पर, मशीन 2 लाख की, लाइफ 1000 यूनिट है। लाइफ 1000 यूनिट मतलब इस मशीन से 1000 यूनिट बनेंगी। 1 दिन में बना लो, 1 साल में या 5 साल में बनेंगी 1000 ही। तो ऐसे में कौन सा यूज करेंगे? बोलो बेटा, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अगले पर आइए। अब एक होता है, आज की क्लास शुरू कर दी मैंने, अब डिप्लीशन मेथड। पहली बात तो ये समझें, एसेट्स हमारे पास हैं अगर मैं बात कर रहा हूं फिक्स्ड एसेट की, अगर हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की, तो इनको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं टर्म? डेप्रीसिएशन। अगर इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करना हो, जैसे गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इनको राइट ऑफ करना हो। भाई मैंने आज 5 लाख रुपए दे दिए किसी की गुडविल के, किसी का ब्रांड लिया, उसका बेनिफिट 4 साल तक मिलेगा, तो उसको राइट ऑफ करोगे कि नहीं करोगे? और जब उसको राइट ऑफ करोगे तो गुडविल को डेप्रीशिएट नहीं करेंगे, गुडविल को क्या करेंगे? अमोर्टाइजेशन। द टर्म यूज्ड टू राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। और ऐसे ही अगर नेचुरल रिसोर्सेज को राइट ऑफ करना हो, जैसे मैंने कोयले की खान ली या तेल का कुआं लिया, भाई लिमिटेड ऑयल निकलेगा ना उसमें से, या कोयले की खान ली मैंने, कोल माइन, उसमें से एक लिमिटेड कोयला निकलेगा, उसके बाद वो बेकार हो जाएगी। तो जो मैंने 20 लाख रुपए दिए, एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया, 3 साल में मुझे मालूम है वो बेकार हो जाएगी, तो 3 साल में 20 लाख रुपए राइट ऑफ करोगे कि नहीं करोगे? बोलो हाँ। अब ये जो राइट ऑफ करेंगे आप नेचुरल रिसोर्सेज को, इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन। तीनों का एक ही मतलब है, तीनों का एक ही मतलब है, बट द 3 टर्म्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट को राइट ऑफ करना है तो डेप्रीसिएशन, इंटेंजिबल को करना है तो अमोर्टाइजेशन, और नेचुरल रिसोर्सेज को करना है तो डिप्लीशन। क्लियर है? लिखो जरा अपोजिट साइड पर, बुक में लिखो, बुक में आ जाओ वापस, वहां पर डिप्लीशन मेथड होगा, उसके ही ऑपोजिट साइड पर। वहीं कहीं लिख लो अपोजिट साइड पर उसके। एसेट्स रिटन ऑफ, अगर एसेट्स राइट ऑफ करनी है फिक्स्ड एसेट, तो टर्म यूज्ड इज डेप्रीसिएशन, फॉर इंटेंजिबल एसेट्स इट इज अमोर्टाइजेशन, एंड नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है। नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन रहेगा। बेटा क्लियर है बात? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। चलिए
तो 9 समझना, कुछ नया नहीं नजर आएगा आपको। अब मैंने क्या किया, कॉस्ट इज 5 लाख रुपीज, लेट्स से अ कोल माइन इज टेकन ऑन लीज। सर कोल माइन लीज पर ली मतलब बेटा किराए पर ली। असल में क्या होता है, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से ही होती हैं कि भाई 10 साल के लिए मेरी हो गई, ठीक। और इसकी लाइफ बता दिया मैंने लेट्स से आपको, लाइफ इज 10 ईयर्स, 10 साल के लिए मैंने लीज पर ली। और एक्सट्रैक्शन हो पाएगा 20,000 टन। इंजीनियर साहब ने बताया कि भाई जो आपने कोयले की खान ली है ना, मैंने जो मालिक था उससे कहा ये लो 10 साल के पैसे, 10 साल तक कोयला मैं निकालूंगा, मेरी हो गई है। मैंने इंजीनियर साहब से पूछा, मैंने इंजीनियर क्या लगता है आपको, बोला जी मैंने एस्टिमेशन निकाल लिया, इसमें 20,000 टन कोयला निकलेगा। मुझे एक बात बताइए, डेप्रीसिएशन या सो कॉल्ड डिप्लीशन, इस कोल माइन को कैसे डिप्लीट करना चाहिए, हमें डेप्रीसिएशन कैसे लगाना चाहिए? क्या ये 5 लाख को मैं 10 साल में बराबर बराबर राइट ऑफ कर दूं? बोलो बेटा, ये कोल माइन पहले ही साल बेकार हो जाएगी अगर मैंने पूरा एक्सट्रैक्शन पहले साल में कर लिया। बोलो 10 साल क्या करेगा इसमें? मैं कह रहा हूं मैंने तो भाई साहब सारा एक्सट्रैक्शन कर डाला, मैंने तो इंतजार ही ना किया। ये लो आपको दिख रहा है 20,000 टन कोयला, मैंने तो सारी मशीन लगाई और 4 साल में ही चूस डाला सारा कोयला। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो। अब क्या इसको 10 साल तक डेप्रीशिएट करोगे? डेप्रीसिएशन क्या है? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट। बोलो बेटा, जब बेनिफिट 4 साल में ले लिए तो 4 साल में ही राइट ऑफ करोगे, तो यहां पर डेप्रीसिएशन का रेट कैसे निकालोगे? कुछ ऐसे ना निकालेंगे। कितना हुआ ये? कितना हो गया ये? 25 रुपीज पर टन। जरा हिंदी करके बताओ क्या मतलब है इसका? यानी 1 टन कोयला निकालते ही 25 रुपए का डेप लग जाएगा। क्या इनके ऊपर डेप लगा पाओगे 4 साल में? बोलो बेटा, ठीक है इतनी बात? तो दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन मेथड। क्वेश्चन देखना जरा, एक क्वेश्चन देखिए, पढ़ लो चाहो तो, पहले एक बार आप पढ़वाई देते हैं हाथ के हाथ, पढ़ते भी चलते हैं अब, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत खास नहीं है। पेज नंबर 5 पर डिप्लीशन मेथड। दिस मेथड इज फॉलोड इन केस ऑफ एग्जॉस्टिव या वेस्टिंग एसेट्स। लिखो इसी के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज। एक ही बात है, कुछ भी कह लो, वेस्टिंग एसेट्स कह लो, नेचुरल रिसोर्सेज कह लीजिए, या एग्जॉस्टिव एसेट्स जो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ओवर द पीरियड खत्म हो जाती हैं। एग्जाम्पल कोल माइंस, ऑयल वेल्स एक्सेट्रा। आगे, फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑन सच आइटम्स, अब इनके ऊपर अगर डेप लगाना है, लाइफ ऑफ द एसेट यानी लीज पीरियड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आया? ये मत कहना मैंने कोयले की खान 10 साल के लिए ली है तो 10 साल तक बेनिफिट मिलेंगे इसलिए 10 साल में राइट ऑफ करूंगा। क्या 10 साल तक बेनिफिट मिलेंगे इससे? अरे बेनिफिट तो टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एक्सट्रैक्शन के ऊपर। बोलो बेटा, पढ़िए। तो इसलिए वो लीज पीरियड रेलिवेंट नहीं है कि एसेट कितने साल के लिए आपके हाथ में है ना। तो फिर because it can be used only till it contains mineral। जब तक कोयला है उसके अंदर, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तब तक ही तो कोयले की खान इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है।
जिस दिन खत्म हो जाएगा आप कह रहे हो 20 साल के लिए और यूज कर सकता हूं, करोगे क्या इसका? करोगे क्या? कोयले की खान है, खाली हो चुकी है, वहां पिकनिक बन सकता है बस। अब बोलो बेटा 10-10 रुपए का टिकट लगा दो कि पिकनिक बनाने आ जाए यहां पर। बोलो बेटा चलो आगे। As soon as mineral is exhausted, mines become useless. Therefore, depreciation is calculated in the proportion of minerals extracted in a particular area to total extractable mineral contained in it. Depreciation per ton etc. Cost of asset divided by extractable cost of asset divided by extraction कितना हो सकता है, वो आ जाएगा depreciation rate. I hope clear हो गई बात। ये एक्चुअली लिखवा रहा था क्लास में पहले में, लेकिन मैंने प्रिंटेड दिया इससे टाइम बच जाए हमारा। क्वेश्चन कर लो अब सीधा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। ये सारी बात क्लास में लिखवाता था पिछली बार बैच तक में, लेकिन थोड़ा टाइम बच जाए इसलिए मैंने प्रिंटेड सब दे दिया। डिप्लीशन मेथड हमने पढ़ लिया, मशीन आर रेट मेथड पढ़ लिया, सम ऑफ डिजिट्स मेथड पढ़ लिया, रिवैल्यूएशन बच गया बस एक। करते हैं इसको भी, बाकी हट चुके हैं सारे। जी बेटा बेटा कर लो जरा, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल 10। लाओ पढ़ दूं मैं आपके लिए। हाँ सर आप पढ़ दो, आप जब पढ़ते हो ना तो बहुत इजी लगता है उसके बाद फिर। ठीक है बेटा लो पढ़िए। बेटा एक बुक पढ़िए। 10th क्वेश्चन, Messrs J and Company took lease of a quarry on 1196 for rupees 1 lakh। एक कोई खान ली है हमने लीज पर। एज पर टेक्निकल एस्टीमेट इंजीनियर साहब ने क्या बताया, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। इस खान में से 2 लाख टन मिनरल्स आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ऐसा बोल रहा है वो। उसके बाद डेप्रीसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपने 6 साल तक ये सारा एक्सट्रैक्शन कर डाला। शो द क्वेरी अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट फॉर ईच ऑफ द ईयर। तो ज़रा बता दीजिए मुझे हर साल कितना कितना डेप लगाइएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 10। एक्सट्रैक्शन इज 2000, 10, 15, 15, 15, 15। ज़रा कोई डेप्रीसिएशन रेट बताइए पहले। इज कॉस्ट 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख टन एक्सट्रैक्शन हो पाएगा ₹0.5 पर टन। तो बेटा डेप्रीसिएशन पर एनम एट द रेट ऑफ 0.50 पर टन, यानी 1000 रुपये, 5000, 7.5, 7.5 और 7.5। सो दीज आर द डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड इन डिफरेंट ईयर्स। और आई होप इसके बाद अकाउंट तो बन ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। करो बेटा नोट फटाफट से इससे। बेटा हटा दूं इसे। चलिए देखिए इसके बाद लास्ट
रीवैल्यूएशन मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड जरा चेक करना है एक बार। एसेट अकाउंट टू बैंक 10,000, 10,000 की एसेट खरीदी। हम क्या करते थे, लेट्स से कुछ और खरीदी 5,000 की, कुछ बेच दी 2,000 की। जब बेटा बात ना करो, जब डेप लगा देते थे तो ये आ जाया करती थी बैलेंसिंग फिगर। यही तो कर रहे हैं हम। अब मुद्दा बस ये था कि डेप कैसे निकालें। एसएलएम से, डब्ल्यूडीवी से, अदर से हमने डेप निकाल लिया तो ये खुद ब खुद आ जाती थी बैलेंसिंग फिगर। बोलो बेटा, यही तो कर रहे थे अभी तक आप। अब ये रीवैल्यूएशन मेथड क्या कहता है? ये मेथड बोल रहा है एक काम करो ना, एसेट कितने की थी, कितने की खरीदी, कितने की बेची, ये सब आपके पास होगा, खरीद बेच। और अब बजाय डेप्रीसिएशन निकालने के आप जाओ एसेट जो पड़ी हुई हैं उनका वैल्यूएशन कर लो कि भाई जितनी भी एसेट हैं ये तो इतने वैल्यू की हैं, तो अपने आप क्या आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर? ये आ जाएगी कि नहीं आएगी? बोलो बेटा। जैसे 10,000 की थी, 5 की थी, 2, मैंने साल के अंत पर देखा, मैंने कहा भाई सारे, मैं भी एग्जांपल दूंगा आपको तब और बेहतर समझ में आएगा, लेकिन सुनिए, मैंने कहा साल के अंत पर सारी एसेट देखी, अरे ये तो जो है 11,000 रुपए की हैं, साल में खरीद बेच हुई होगी, आज इनकी वैल्यूएशन 11,000 रुपए है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब पूरे साल में, बोलो, 2,000 का डेप लगा होगा। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। मैंने क्या किया? एसेट की क्लोजिंग बैलेंस को रीवैल्यू कर लिया, रीवैल्यू कर लिया, एंड देन डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड एज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बात इतनी? अब समझो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एग्जाम्पल, ये जनरली मेथड फॉलो होगा जहां पर एसेट्स बहुत कम वैल्यू की होंगी। लूज टूल्स, प्लास है, रिंच है, इंची टेप है, कैलकुलेटर है, दीज ऑल आर लाइक लूज टूल्स। ठीक, अब क्या सबके अलग अलग खाते बनाओगे? नहीं बना सकते। बहुत नॉमिनल वैल्यू की एसेट्स हैं, एसेट तो है, स्टॉक नहीं है मेरा, नॉट मेंट फॉर सेल, मैंने अपने काम में इस्तेमाल करने के लिए ही ये एसेट खरीदी हुई हैं। पेचकस हो गया, रिंच हुआ, और जो भी चीज़ें होती हैं इस तरीके की छोटी मोटी, पूरा वो आपका बॉक्स है, टूल बॉक्स उसका। कभी कुछ टूट जाता है, खराब हो जाता है, कभी उसमें आप कुछ खरीद लाते हो, कोई आपने कुछ खराब था बेच दिया, तो ये क्या हो रही है? ओपनिंग खरीद बेच हो रही है। अब आप क्या करोगे? क्या सब पर अलग अलग बैठकर डेप लगाओगे? इस पर 10% एसएलएम, इस पर डब्ल्यू, नहीं, जरूरत नहीं है। एक काम करो, साल के अंत पर टूल बॉक्स ले आना, मैं देखूंगा उसे, मैं ओनली इंजीनियर, टेक्निकल एस्टीमेट, मैं बता दूंगा भाई ये सारा जो टूल बॉक्स है ना आपका, मैंने देख लिया, प्लास, रेंच, इंची टेप और जो भी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, इन सब की वैल्यू आज की तारीख में 11,000 है। ओ मेरे पास 10 की तो पहले पड़े थे, 5 मैंने और खरीदे थे, 2 की मैंने बेची भी थी, मेरे पास कितने की होनी चाहिए थी? लूज टूल्स की वैल्यू 13,000 होनी चाहिए थी, लेकिन टेक्निकल बंदा क्या बोल रहा है कि 11,000 की वैल्यू है इनकी, यानी घिसावट कितने की आ गई?
दैट्स इट, रीवैल्यूएशन मेथड। कहाँ यूज करेंगे? लूज टूल्स नहीं, जहां पर एसेट की वैल्यू बहुत नॉमिनल होगी, कम होगी, बहुत कम वैल्यू की एसेट्स होंगी, एग्जाम्पल लूज टूल्स। बेटा ठीक है, पढ़ो जरा, खत्म हो गई बात। पढ़िए, रीवैल्यूएशन मेथड, पेज 5 पर लिखा है लास्ट में, रीवैल्यूएशन मेथड इज अप्लाइड फॉर राइटिंग ऑफ एन एसेट टू इट्स करंट वैल्यू। क्या करने वाले हैं? एसेट की करंट वैल्यू निकाल दी, बोलो, जितना डिफरेंस था उसको राइट ऑफ कर दिया। पढ़िए, अंडर दिस मेथड एसेट्स आर वैल्यूड एट देयर करंट वैल्यू, देखते रहे ना, 11,000 एंड डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। किताबें तो कह रही है 13 का होना चाहिए, आप बोल रहे हो करंट वैल्यू 11 है, तो 2 क्या हो जाएगा? डेप्रीसिएशन। बोलो बेटा, बेटा ठीक है, चलो आगे आओ, सब कुछ आसान है, रटने मत बैठ जाना इन पॉइंट्स को। एनी सच डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट 13,000 एज कंपेयर्ड विद द करंट वैल्यू 11,000 is written off as depreciation at the end of each accounting period. This method is considered to be appropriate for assets which are of small values such as loose tools or where the life of the asset cannot be determined with certainty. Clear है? लाइफ पता ही नहीं मुझे, डेप कैसे लगाऊं? तो भैया हर साल के अंत पर ना वो टूल बुक्स दिखाना, टूल बॉक्स जो करंट वैल्यू है वो लिख देना, बाकी डेप लग जाएगा। लाइफ स्टॉक लिखा हुआ है, काटो उसे वहां से, गलत लिखा हुआ है, हटा दो उसे वहां से। चलिए बेटा, रीवैल्यूएशन मेथड, आई होप क्लियर हो गई बात। एक क्वेश्चन है, पढ़ लो उसे। पेज क्वेश्चन नंबर 6, जरा पढ़ के करके बताओ। बस ख़त्म ही हो गया हमारा चैप्टर। इसमें ना बाकी सारे मेथड हट गए हैं शायद, एक बार चेक करना पड़ेगा, कुछ रह तो नहीं गया। करिए बेटा क्वेश्चन, मैं इतने कुछ ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, एक्चुअली कुछ मेथड्स जो हटे हैं, एक बार उसकी लिस्ट देख लूँ। करिए इतने आप काम फटाफट से। Annuity sinking fund, provision for repairs. ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, एक चेंज इन कॉस्ट वो बचा हुआ है, चेंज इन मेथड बचा हुआ है, बचा हुआ है अभी। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक काट दीजिएगा, नहीं करने आपको। 15 से 18, 15 ऑनवर्ड्स काट दीजिए। चैप्टर हमारा क्वेश्चन 14 तक ही है बस। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बचा हुआ है, सॉरी चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सिर्फ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन कर लिया क्या रिवैल्यूएशन मेथड से? आसान सा क्वेश्चन था, एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, जरा देखिए। ए लिमिटेड बॉट अ मशीन, सॉरी, ऑन 1 जनवरी वैल्यू ऑफ लूज टूल्स वाज 10,000। क्या दिया हुआ है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, बोलो। एंड ड्यूरिंग द ईयर 5,000 टूल्स फॉर परचेज, कितने के होने चाहिए?
कितने के होने चाहिए? 15। 1000 रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ स्क्रैप, कबाड़ में 1000 के बेच दिए, कितने के होने चाहिए थे? 14000 के। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर लूज टूल्स आर कंसिडर्ड टू बी वर्थ ₹6000। ओ माय गॉड बेटा, 14000 के लूज टूल्स होने चाहिए थे, बचे सिर्फ 6000 के। बाकी 8000 कहां गए? क्या आसमान निकल गया या धरती के अंदर चले गए? बोलो बेटा। डेप्रीसिएशन लग गया, काम खत्म। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L। क्लियर है? चलिए आइए मेरे साथ साथ। और अब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ जो चीज पढ़ चुके हैं उसकी रीडिंग करवा रहा हूं यहां पर एक बार। नोट्स मैंने आपको पहले नहीं दिए थे क्योंकि पढ़िए। बेटा आइए इसमें पेज नंबर 2 पर आ जाइए। क्या चलो चलो पेज 2 पे आते हैं। ठीक है पढ़िए बेटा। हेडिंग लिखी हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिखा कि नहीं दिखा? पढ़ लेते हैं। सारी बातें बता चुका हूं वैसे में, लेकिन फिर भी समराइज कर लेते हैं। एएस डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेथड और रेट। याद है बताया था? एएस में नहीं लिखा कि एसएलएम लगाओ, डब्ल्यूडीवी लगाओ, किस रेट से लगाओ, नहीं। एएस बोलता है सिर्फ मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। कौन सा? वो अपने आप तय कर लेना। इट स्टेट्स दैट डेप्रीशिएबल अमाउंट, डेप्रीशिएबल अमाउंट किसकी बात कर रहा है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप। बोलो बेटा। शुड बी रिटन ऑफ सिस्टमैटिकली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, एएस तो ये कहता है भाई जितनी भी डेप्रीशिएबल अमाउंट है सिस्टमैटिकली राइट ऑफ कर दो। अब सिस्टमैटिकली कैसे होगी वो आप खुद तय करना। इट रिफर्स दैट एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी आर कॉमन। हाँ वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन बता रहा हूं मैं, ज्यादातर एसएलएम और डब्ल्यूडीवी यूज होता है। मैं कौन हूं? एएस। बोलो बेटा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मेरी बात सुन पा रहे हो ना? मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा भाई देखो मर्जी है आपकी, मुझे मेथड नहीं पता कौन से होते हैं, बस जो अमाउंट राइट ऑफ करो वो सिस्टमैटिकली करना। लेकिन हाँ सुना है मैंने कुछ कुछ मेथड का नाम, कोई एसएलएम कोई डब्ल्यूडीवी यूज करता है, बाकी आप खुद देख लेना। आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए आगे। इट ऑल्सो परमिट्स डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स। क्लियर है? लाइक फॉर बिल्डिंग एसएलएम, whereas for plant and machinery WDV may be followed by an enterprise। क्लियर है बात? अलग अलग मेथड के लिए, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़िए इसके बाद। चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। चेंज इन मेथड नहीं पढ़ा है अभी हमने, ये टॉपिक पेंडिंग है। हिस्टोरिकल कॉस्ट याद है? भाई मैं आज तक बोल रहा था 1 लाख की एसेट है, पता नहीं आज क्या घटना घटित हो गई कि मैं बोल रहा हूं कि नहीं जी वो एसेट तो 1,20 की थी। ऐसा क्या हो गया होगा? एग्जाम्पल बताओ ना एक दो। सर कोई एरर हो गई होगी। बोलो बेटा। कोई ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह पहले नहीं लगाई होगी। याद आ रहा है? पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट में चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चार्ज और रिफंड ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस, रिसीट और रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी, लिखिए आगे, कॉमा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एटसेट्रा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके वजह से आपने एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट को चेंज कर दिया। एंड द रिवाइज्ड अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस। याद आया क्या बोला मैंने? ये क्या बोला भाई? 3 साल तक डेप लग गया, आज जो डेप लगने के बाद वैल्यू है उसी को रिवाइज कर दो। जो बढ़ना घटना था वो आज बढ़ा घटा दो। आपके दिमाग में एग्जाम्पल चल रहा है ना? फिर क्या करें? शुड बी रिटन ऑफ ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। उसको बस आज के बाद जितनी लाइफ बची है उसमें राइट ऑफ कर देना। दैट इज प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। आई होप बात समझ में आ गई होगी।
बोलो बेटा। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द, मैं आज तक बोल रहा था कि 10 साल चलेगी एसेट, 3 साल चला ली मैंने, कितने साल और चलनी चाहिए? अब मैं कहूँ नो नो सोत नहीं 5 ही चलेगी। ऐसा क्या हो गया भाई आज? ऐसा क्या हो गया आज? मुझे ज़्यादा नॉलेज आ गई, एक्सपीरियंस आ गया भाई। 3 साल मशीन को चलाकर समझ में आ गया कि अब ये 7 साल और ना चलेगी। मेरा एस्टिमेशन गलत था शुरू में। बोलो, पढ़िए। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट में चेंज ड्यू टू मोर एक्सपीरियंस, मोर नॉलेज, या चेंज इन सिचुएशन एक्सेट्रा। बेटा समझ में आ रहा है? पहले तो असल में क्या था, एसी नहीं था तो घिसावट ज़्यादा होती थी। अब ने पूरा प्लांट अपना एयर कंडीशन बनवा दिया है, पूरी फैक्ट्री, तो अब घिसावट कम होगी। बोलो बेटा, हीट कम प्रोड्यूस होगी, तो अब लाइफ 5 साल नहीं 7 साल हो सकता है ना? ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे? क्या करते थे बताना जरा? जितना भी अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट है उसे राइट ऑफ कर देंगे ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ। पढ़िए, इफ द लाइफ ऑफ एसेट रीएस्टिमेटेड, द लाइफ में इंक्रीज और डिक्रीज, देन द अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस शुड बी रिटन ऑफ ओवर इट्स रिमेनिंग रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ। दैट इज प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी होगी। बेटा ये सारी बातें मैं क्लास में क्वेश्चंस एग्जाम्पल के साथ पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? मैंने सिर्फ एएस के एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पर पढ़े हैं। आइए इसके बाद कॉमन मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन, पहला मेथड जो है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। दिस मेथड एसएलएम या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कुछ भी कह लीजिए। दिस मेथड assumes that asset is used evenly throughout its life। ये मेथड यही तो कहता है हर साल बराबर यूज होगी, बराबर बेनिफिट होंगे, तो डेप भी बराबर लगेगा। कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, और रेट निकालना है तो डेप अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड रेजिडुअल और टर्मिनल वैल्यू इफ रेट ऑफ डेप इज गिवन। याद आ रहा है एग्जांपल एक? अगर डेप का रेट आपको दिया हुआ है तो अब स्क्रैप मत देखना, वो स्क्रैप को कंसीडर करके ही रेट निकाला हुआ है। वो जो रेट है ना, आप सीधा कॉस्ट पर चिपका डालना। बोलो बेटा, इफ रेट ऑफ डेप इज गिवन देन स्क्रैप वैल्यू शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर एसएलएम। नेट चार्ज ऑन पीएनएल टेकिंग डेप एंड रिपेयर्स मेंटेनेंस टुगेदर। रुक जाओ, पीएनएल में क्या इफेक्ट पड़ेगा एसएलएम डेप्रीसिएशन और रिपेयर्स मेंटेनेंस का? एसएलएम डेप्रीसिएशन सेम रहेगा और रिपेयर्स मेंटेनेंस बढ़ती जाएंगी, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज। बोलो बेटा, नेट इंक्रीज तो है। पढ़िए, टुगेदर विल गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, अब दोबारा पढ़ो डब्ल्यूडीवी के बारे में। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दिस मेथड assumes that benefit from an asset goes on reducing in the subsequent year। depreciation rate क्या फॉर्मूला है जरा लगाना? क्या बताया था? nth रूट ऑफ लिखो फॉर्मूला 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट इनटू 100। बेटा बढ़े क्या आगे? बेटा बढ़े, पढ़िए। दिस मेथड द रेट ऑफ डेप्थ इज गिवन देन स्क्रैप वैल्यू शुड नॉट बी कंसिडर्ड। दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इफ स्क्रैप वैल्यू इज, अगर ये नहीं दी हुई, मिसिंग है या जीरो है,
तो WDV मेथड नहीं लगा पाएंगे। अंडर WDV मेथड नेट चार्ज ऑन P&L टेकिंग डेप्रीसिएशन एंड रिपेयर्स मेंटेनेंस टुगेदर। जरा बताना, डेप्रीसिएशन घटेगा, बोलो, रिपेयर्स मेंटेनेंस बढ़ेगी, दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा? विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द P&L। बेटा ठीक है, सबके ऊपर मैंने मेहनत कर रखी है पहले ही, कोई ऐसे विचित्र पॉइंट नहीं आ गए कि नई चीज आ गई। टुगेदर विल रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। बेटा इसके बाद मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के भी दो तरीके होते थे, कौन कौन से? या तो डेप्रीसिएशन इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, यानी एसेट को रिड्यूस्ड वैल्यू पर दिखाएंगे, या डेप्रीसिएशन इज क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट, कौन सा? एक्यूमुलेटेड डेट या प्रोविजन फॉर डेट। और इसका मतलब क्या हुआ? एसेट इज शोन एट कॉस्ट प्राइस। बेटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे देखते हैं मुझे कई बार शक हो जाता है, यानी मैं कौन से ग्रह से आया हूं। Depreciation is accounted at the end of every financial year in either of the following ways. या तो depreciation is credited to asset account, बोलो बेटा, या तो क्रेडिट कर दीजिए, is credited to asset concerned every year and hence the balance of asset will be reduced from year to year, या depreciation is credited to depreciation reserve account। तो इसमें क्या करेंगे? depreciation is credited to debt reserve, debt fund, debt provision and not to asset account, hence the asset will appear in the books at its original cost and depreciation reserve account will show the accumulated debt till date. While preparing balance sheet we show on the asset side depreciation account less depreciation reserve, depreciation की entry होगी depreciation account debit to depreciation reserve account। I hope बात समझ में आ गई सारी, बेटा क्लियर है? बोलो बेटा। तो इसी के साथ हमारी चर्चा यहाँ पर समाप्त हो गई। एक क्लास हमारे को अभी और लगेगी इसमें, जिसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है अभी। ठीक, इसी के साथ आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। लाइट भी गई।